सौभाग्य की बात है कि सूरत नगर में प्राकृतिक खेती के उत्पाद का एक बड़ा बाजार, जिसमें लगभग 250 के लगभग खेडूत अपने अपने उत्पाद लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस सारे मिशन में हमारे मंच पर उपस्थित जो महानुभाव हैं और इनके सहयोगी कुछ लोग हैं, इन सब ने मिलकर के ये योजना बनाई कि पिछले 4 वर्षों से गुजरात में जो प्राकृतिक खेती का अभियान भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कृषि विभाग के सौजन्य से बहुत तेजी से गुजरात में अभियान चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए इस समय 4 लाख खेडूत प्राकृतिक खेती से गुजरात में जुड़ चुके हैं। इतने खेडूतों ने खेती प्रारंभ कर दी है। पूरे गुजरात में कोई ऐसा गांव नहीं बचा कि जिसमें कोई न कोई खेडूत प्राकृतिक खेती ना करता हो। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने जो चर्चा आपके बीच में की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। आयुर्वेद में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, कि जो व्यक्ति मानव देह को धारण करके इस दुनिया में आया है और जीवन के 4 लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। यदि उस काम को करना है तो उसका पहला आधार है स्वस्थ शरीर, उत्तम स्वास्थ्य। आप भगवान की भक्ति करने बैठ जाओ, कभी आपको खांसी उठ जाए, कभी सिर में दर्द हो जाए, कभी घुटने परेशान करने लगे, कभी बुखार जैसी बीमारी हो, कैंसर जैसा रोग हो, बताओ भगवान की भक्ति में कैसे बैठोगे? और भगवान की भक्ति तो दूर, कोई घर का कार्य भी हम नहीं कर सकते। इसलिए कहा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। दुनिया के जितने भी श्रेष्ठ और जैसे कर्म हैं वो सारे के सारे शरीर के स्वस्थ होने पर किए जाते हैं। और भाई और बहनों, इस दुनियादारी का जो संबंध हमारा जुड़ा हुआ है आपस में, कोई शरीर के साथ तो है। शरीर है तो हमारा कोई पिता है, कोई माँ है, कोई दादा है, कोई दादी है, कोई नाना है, कोई नानी है, कोई बेटा, कोई बेटी है। और शरीर जिस समय विदाई ले लेता है तो दुनिया के सारे संबंध उसी समय समाप्त हो जाते हैं। इसलिए पहला सुख निरोगी काया, ऐसा हमारे बड़ों ने कहा है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हम जितने अल्ट्रा मॉडर्न होते चले गए, जितने भौतिक जीवन से जुड़ते चले गए, जितना हमने प्रकृति का दोहन किया, शोषण किया अनावश्यक ढंग से, उतना अब प्रकृति कुपित हो रही है, हमसे नाराज हो रही है। और इसका परिणाम क्या हुआ? अब साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग ने दस्तखत दे दी है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, इससे क्या होने वाला है, इसके कितने दुष्परिणाम आने वाले हैं, ये वैज्ञानिक, सारी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि उससे क्या होगा। धरती का तापमान बढ़ेगा। जब धरती पर ज्यादा गर्मी तापमान होगा तो जितने पहाड़ हैं, ग्लेशियर हैं हमारे बर्फ के, वो तेजी से पिघलने लगे, आधे खत्म हो गए हैं। और यदि ये तापमान यूं ही बढ़ता रहा
तो सभी ग्लेशियर पिघल जाएंगे, धरती की सारी नदियां सूख जाएंगी। नदियां सूख गई तो पानी कहां से मिलेगा? और वो पानी बहकर नदियों द्वारा समुद्र में जाएगा और समुद्र का वाटर लेवल ऊपर आएगा। समुद्र के किनारे जितने नगर और देश बसे हुए हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि वो सारे समुद्र में गर्क हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी तूफान, भूकंप, ओले, ये सब कुछ इसके दुष्परिणाम हैं जो पड़ना शुरू हो गई। अब वर्षा साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि इतनी तेजी से बादल बरसता है तो आधा घंटा में ही 1 फुट बारिश हो जाती है। पहले आप सब ने देखा होगा, रिमझिम बारिश होती थी, धीरे धीरे वर्षा होती थी, महीनों भर झड़ी लगती थी वर्षा की। जितना आकाश से पानी धीरे धीरे पड़ता था, उसको प्राकृतिक खेती के कारण धरती मां सोख लेती थी और धरती का वाटर लेवल अपने आप बढ़ता था। क्योंकि हमारे खेतों में हड़सिया बहुत होता था, सूक्ष्म जीवाणु बहुत होते थे, मित्र जीव बहुत होते थे जो धरती में छिद्र बनाते थे। और जब बाढ़ चारों तरफ खेत के बंधी है और लाखों हड़सिया ने 1 एकड़ खेत में करोड़ों छिद्र बना रखे हैं, तो वर्षा का सारा पानी उन छिद्रों में जाकर और धरती मां के पेट में चला जाता था, तो वाटर लेवल स्वतः ही ऊपर आता था। आज यूरिया, डीएपी ने धरती की परत को पत्थर बना दिया, कठोर बना दिया। धरती माता पानी पीती नहीं, सूक्ष्म जीवाणु सब मार दिए, हलसिया मार दिया, सांप तक नहीं छोड़े इस कीटनाशक और यूरिया ने। और ऐसा जहर जब हम खेतों में डालते हैं और वो हमारे सब्जियों के द्वारा, साग भाजी के द्वारा, अन्न फल के द्वारा हम सबको खाना पड़ रहा है। स्लो पॉइजन सबके अंदर जा रहा है। अभी सब बंधुओं ने मंच पर बोला कि आज अस्पताल भरे पड़े। इस समय भारत में पिछले 3 साल में 3 गुना कैंसर रोगी बढ़े, हार्ट अटैक के 5 गुना रोगी बढ़े, और शुगर, डायबिटीज तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की पेनक्रियाज फेल हो रही है, किडनी फेल हो रही है, चर्म रोग बढ़ रहे हैं, भ्रूण को पेट से ही सोनोग्राफी करके पहले ही मौत के घाट उतारा जा रहा है। अभी इसी 31 जनवरी की रिपोर्ट है, आज तक चैनल पर एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें लिखा है कि इस रासायनिक खेती के कारण 60% जीव जंतुओं की प्रजातियां धरती से लुप्त हो गई हैं। इस जहरीली खेती के कारण बालक के लिए मां का दूध सबसे निरापद था, सबसे लाभकारी था। आज मां के दूध में कीटनाशक मिल रहे, ये रिपोर्ट में आया है। पशुओं में कैंसर हो गया क्योंकि उनको भी चारा वही खाना पड़ता जिसमें यूरिया, डीएपी जहर पड़ता है। आज धरती माता को हमने कैंसर कर दिया है। पानी पीने लायक बचा नहीं है, आज हवा लेने लायक बची नहीं है, खाने की कोई चीज ऐसी बची नहीं जिसमें जहर हमने ना मिला दिया हो। अब लेटेस्ट रिपोर्ट है विश्व स्तर की, WHO की, कि यदि भारत में इसी प्रकार से यूरिया, डीएपी, कीटनाशक का प्रयोग होता रहा तो अगले दशक में भारत में कैंसर का भयंकर विस्फोट होने वाला है। यूएनओ की नई रिपोर्ट है, अगले 30-40 साल तक यदि ये खेती यूं ही चलती रही
तो सारी सारी दुनिया की धरती ऐसे बन जाएगी जैसे आपके घर का फर्श होता है, एक तिनका भी पैदा नहीं होगा। सारी धरती को हमने बंजर बना दिया है। मेरे भाई और बहनों, हम भारत के लोग आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं और जीवन का लक्ष्य ये मानते हैं कि हम इसी जन्म में अच्छे कर्म करके भगवान को प्राप्त कर लें और इस आवागमन के चक्र से बच जाएं। इसके लिए हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ करते हैं। लेकिन भाई और बहनों, भारत की संस्कृति कर्म प्रधान भी है। यहां लिखा गीता में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे, दोनों का फल भोगना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म हम करते हैं तो उसका फल परमात्मा अच्छा देगा, और जो बुरे कर्म करते हैं तो भगवान उसका फल भी देगा। अनजाने में भी गलती होती है, ये मत सोचो कि भगवान माफ करेगा। जो कमजोर सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं वो भारतीय सिद्धांत नहीं। आपसे मैं पूछता हूं, एक बालक अबोध बालक है, अबोध बालक है, सामने अग्नि है, अग्नि उसे यूं माफ नहीं करेगी कि बालक है। यदि हाथ उसमें डालेगा तो अग्नि उसको जलाएगी, नहीं डालेगा तो नहीं जलाएगी। तो आप और हम ये पक्का मान लें, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है कि ये कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यदि हम लोगों को जहर पैदा करके खिला रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं, पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, परमात्मा की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं और मंदिरों में घंटी बजाते रहे तो कुछ होने वाला नहीं है। असली काम है ईश्वर की पूजा। क्या है? ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग करना। ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग क्या है? परमात्मा ने शुद्ध हवा दी थी, हम उसे बिगाड़े ना। भगवान ने सुंदर समुद्र दिए, नदियां झीलें दी, पहाड़ पर्वत दिए, उस व्यवस्था को वैसा ही रखें जैसे भगवान ने दी है। यह है परमात्मा की व्यवस्था में सहयोग। परमात्मा ने हम खेडूतों को इतनी शस्य श्यामला उपजाऊ भूमि दी, हमने उसको जहर डाल करके कैंसर उसमें कर दिया। तो ये पाप है परमात्मा की व्यवस्था में, ये विघ्न डालना है और इन पापों से हम बच नहीं सकते, इनका फल भोगना पड़ेगा। और प्रकृति ने वो देना शुरू कर दिया। अब साइंटिस्ट, आज के अखबार में आपने पढ़ा होगा, उन्होंने घोषणा की साल वर्षा कम होगी और आने वाले दिनों में कम होती जाएगी। पानी कहां से मिलेगा? धरती में पानी खींच लिया, नया जाता नहीं, चारों तरफ प्रदूषण का साम्राज्य है। मनुष्य जिएगा कैसे? हमने पशु पक्षियों को नहीं जीने दिया, अब हमारा ही नंबर पड़ेगा आखिर। मैं एक अंतिम एक उदाहरण देता हूं, मेरे पीछे बोलना है आपने। मैं बताता हूं ना, मैं 35 साल बच्चे पढ़ाता रहा हूं, मेरी क्लास में चुप नहीं बैठना। तो आपने एक उदाहरण देता हूं, मैं बहुत मोटा उदाहरण देता हूं, आपकी समझ में आएगा। हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में हैं। मानो एक माँ की गोदी में छोटा सा बालक है, माँ की गोदी में छोटा सा बच्चा है। एक आदमी आया और उसने आकर उस गोद में बैठे बच्चे को एक खिलौना दिया, उसको एक गेंद दी, उस बच्चे को टॉफी दी, उस बच्चे को हंसाया और उसको खिलाया। तो बताओ उसकी माँ को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बोलो भाई, कमजोर विद्यार्थी हो, अच्छा लगेगा ना? बहुत अच्छा। अब एक सज्जन और आए और उसने आकर के उस बच्चे के हाथ के खिलौने माँ के सामने छीन लिए, उसकी टॉफी भी छीन ली
और माँ के सामने उस बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दिया और बच्चे को रुला दिया, बताओ उसकी माँ को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। आप ध्यान से सुनो अगली मेरी बात को। परमात्मा कैसे हैं? वेद में लिखा, त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमनमिमयी। क्यों भगवान कैसे हैं? इन माताओं की भी वो माता है, इन पिताओं का भी परमात्मा पिता है। हम जितने लोग इस धरती पर हैं, भगवान हम सब के नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। हमारे एक एक कर्म का लेखा जोखा उसके पास है और उस कर्म के फल भी वही प्रदान करता है। जब एक बालक को मां के सामने दुखी करते हैं तो मां दुखी होती है, और मां के सामने बच्चे को प्रसन्न करते तो मां सुखी होती है। ठीक है? तो अब इस धरती पर जितने प्राणी हैं वो सब परमात्मा की संतान है कि नहीं? सब परमात्मा की प्रजा है कि नहीं? तो सारी धरती के जो प्राणी हैं, जो इन प्राणियों को सुखी करेगा, तो इन प्राणियों को पैदा करने वाला भगवान प्रसन्न होगा कि नहीं होगा? और इनको जो दुखी करेगा तो दुखी होगा कि नहीं होगा? तो परमात्मा ने जो प्राणी पैदा किए, हम उनको जहर खिला के कैंसर पैदा करेंगे, उनको डायबिटीज पैदा करेंगे, उनको हार्ट अटैक की ओर ले जाएंगे, उनको दुनिया भर की बीमारियां दें, तो भगवान प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा कि नहीं होगा? तो हम कौन सा काम कर रहे हैं आजकल? दुखी करने वाला, सुखी करने वाला? तो आज हमने एक संकल्प लेना है कि पूरा गुजरात राज्य इस जहरीली पाप की खेती से मुक्त बने, और हम सब पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल, जैसे गुजरात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोल मॉडल के रूप में देश के सामने प्रस्तुत किया, ऐसे ही हम प्राकृतिक खेती जन आंदोलन पूरे प्रांत में बना दें, और यहाँ पूरे प्रदेश में जैव मुक्त खेती होगी तो पूरा देश यहाँ से प्रेरणा लेगा और गुजरात के लोगों को आदर्श के रूप में सदा मानेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुजरात महापुरुषों की धरती है, ये भले धर्मात्माओं की भूमि है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती, ईमानदार और परिश्रमी खेडूत हैं। वो इस परंपरा को जरूर आगे बढ़ाएंगे। अंत में एक बात जो हमने अभी नया निर्णय लिया है, इस समय 4 लाख किसान प्राकृतिक खेती से हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से कृषि विभाग के हो चुके हैं, लेकिन किसान तो 63 लाख हैं गुजरात में। अभी तो हम कहीं भी नहीं खड़े। अब हमने लक्ष्य लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पूरा अपना अगला एक प्लान उनके सामने प्रस्तुत किया। हमने नई योजना बनाई है कि पूरे गुजरात के गांव को 10-10 गांव के हम क्लस्टर बना रहे, ग्रुप बना रहे। पूरे गुजरात को 10-10 गांव के ग्रुप में बांट दिया, और अब कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें प्राकृतिक खेती का 1-2 किसान ना हो। 10 गांव में कम से कम 20 आदमी खेती करते हैं प्राकृतिक, 10 गांव में। तो उन प्राकृतिक खेती करने वाले खेडूत को हम मास्टर ट्रेनर बना रहे हैं, और बना दिए हमने लगभग 1,500 ऐसे खेडूत हमने पूरे गुजरात से चुन लिए हैं, जिनको हम 3-3 दिन की और ज्यादा ट्रेनिंग मेरे कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, जहां पर वैज्ञानिक ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको वहां भेज रहे हैं। 3 साल से वो अपने खेत में खेती करता है, देसी गाय पालता है, उसने बहुत अच्छी प्राकृतिक खेती की समझ है,
उसकी समझ को और बढ़ाने के लिए हम उनको कुरुक्षेत्र में भेज रहे हैं और वहां पर हमारे जो कृषि वैज्ञानिक है वो उनको 3-3 दिन और ट्रेनिंग देंगे और उनको यहां लाकर 10 गांव में जिसका गांव पड़ता है उसी खेडूत को 10 गांव सौंपे जाएंगे। एक आत्मा विभाग प्राकृतिक खेती का उसका एक अधिकारी उनके साथ जुड़ेगा और उस खेडूत को प्रदेश सरकार 26,000 रुपया मासिक उसका मानदेय तय करेगी और वो खेडूत और एक आत्मा का कर्मचारी दोनों मिलकर इस 10 गांव में, आज इस गामड़ा में, कल इसमें, परसों इसमें, अगले इसमें, उन लोगों को गांव-गांव जाकर के ट्रेनिंग देंगे और अपना जो मॉडल खेत का उसको भी दिखाएंगे। प्रैक्टिकल ये ट्रेनिंग चलेगी। ये मॉडल पूरे प्रदेश में चलने वाला है और इसी के साथ दूसरा निर्णय हमने लिया, जो बाजार यहां पर हमारे इन आदरणीय हमारे इन धनपति लोगों ने किया है, मैं इनको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। ये लवजी भाई बादशाह, धनजी राखोलिया, रमेश भाई काकड़िया और राकेश भाई दुधात और ये जितने भी आपकी और भी बहुत लोग इन्होंने साथ में जुड़े, इन सब की ये परिश्रम है। इन्होंने विचार किया कि हम गांव की धरती में पैदा हुए, हम खेडूत भाइयों की क्या मदद कर सकते हैं। इन्होंने इस सोच के साथ तिम्बड़िया जी ने इनके साथ मिलकर ये आयोजन किया कि जो जो प्राकृतिक खेती के उत्पाद हैं उनको हम शहरों के लोगों तक भेजें और उसी के लिए ये 4 दिन का कार्यक्रम यहां पर संपादित किया गया। अब ऐसे बाजार हर 10 गांव के अंदर बनेंगे। जो 10 गांव का क्लस्टर है उन 10 गांव में खेडूत के लिए एक बाजार तैयार होगा और वो जिम्मेदारी उस जिला के डीएम महोदय और डीडीओ महोदय की रहेगी। वो बाजार तय करेंगे और जो खेडूत उन 10 गांव के अंदर उत्पादन पैदा करते हैं वो रविवार और वीरवार को 2 दिन उस बाजार में जाकर अपना सामान बेचने के अधिकारी होंगे और उनके सर्टिफिकेशन के लिए हमने सस्ता रास्ता निकाला है। ये जो दोनों व्यक्ति ट्रेनर हैं ये उनके साथ जाएंगे और ये विश्वास देंगे कि ये प्राकृतिक खेती का उत्पादन है, हमने इसको कराया है। और ये केवल 10 गामड़ा में नहीं, जो ज्यादा उत्पादन है वो सूरत, आपके उधर राजकोट, इधर अहमदाबाद, इधर बड़े शहर जितने, तालुका जितने, इनमें एक एक नहीं अनेक बाजारों की व्यवस्था आने वाले दिनों में करेंगे ताकि किसान का जो उत्पादन है उसको अच्छी लागत में बिक सके और शहर के लोगों को जहर वाले आहार से बचाकर हम उनके अच्छे स्वास्थ्य का प्रबंध कर सकें। भाइयों और बहनों, इस रास्ते से पर्यावरण भी बचेगा, धरती माता भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी और पानी भी बचेगा। करोड़ों रुपया देश का विदेशों में जाता वो भी बचेगा और खेडूत की हालत मजबूत होगी, क्योंकि इस प्राकृतिक खेती में लागत तो है ही नहीं, लागत शून्य है। उत्पादन इसमें कम नहीं होगा जब सही ट्रेनिंग लेकर के आप इसे करेंगे। तो आज इस मेले का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। 4 दिनों तक लोग शहर के यहाँ पर आपके उत्पाद लेने आएंगे और मैंने जिन जिन खेडूत से बात की आते हुए, उन सब ने कहा कि दिन में खूब लोग हमारे सामान को लेने के लिए आ रहे हैं। लोगों में रुचि है, उनमें विश्वास पैदा होना चाहिए कि ये उत्पादन असली है, सही